बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, 18 सितंबर 2024 मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन इस इंतखाबात के पीछे यकीनन मोदी सरकार, आप कह रहे हैं कि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो साजिश है वो कारफरमा है। और यकीनन ये 5 अगस्त 2019 की वही जो कश्मीरियों के साथ जो उनकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके उनके हुकूक सल्ब किए गए थे, उसकी कंटिन्यूटी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की जो सारी सीनियर और आज़ाद पसंद क़यादत है वो सब जेलों में है। आज हुर्रियत रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस ज़मन में बहुत ही अहमियत की हामिल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन भारत की कश्मीर पर 70 सालों से जो गास्पाना कब्जे की एक तारीख है वो सबको पता है। 5 लाख के कहा जाता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो 10 लाख भारतीय फौजी जो है उनके हाथों आज़ादी के मतवाले जो है वो कब से जुल्म जबर का निशाना बने हुए हैं, और ये सिलसिला जो है रुक नहीं रहा। जितनी भी शहादतें हम देख रहे हैं वो यकीनन उसकी जो आज़ादी की तहरीक है उसमें शिद्दत आती जा रही है। और इससे मोदी सरकार की ये ज़िद है कि हर सूरत ये इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें मोदी नवाज जो जमातें हैं वो हिस्सा ले रही हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी जमातों ने बॉयकॉट किया है। अब सवाल ये है कि इन हालात में मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात क्या माने रखते हैं। भारत जो लहू लहू कश्मीर की दास्तान एक इम्पोज करता रहता है और पूरी दुनिया इसको जानती है, इलेक्शन कराकर दुनिया को किस ड्रामे की ढोंग की ये साजिश रचा रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। आयशा भट्टी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ वानी साहब, हुर्रियत रहनुमा है, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। आयशा, जब भी हम बात करते हैं मकबूजा वादी की तो हमें एक पूरा वो 70 को जब मंजरनामा नज़र आता है, हमें आज़ादी की तहरीक नज़र आती है, हमें ऐसी शहादतें नज़र आती हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। जितना इसको कंप्रेस किया जा रहा है वो उतनी आज़ादी की एक शिद्दत लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आप क्या समझती हैं, पूरा इलाका अफरा तफरी की लपेट में है, इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो कायदीन हैं आज़ादी तहरीक के उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये नाम निहाद इंतखाबात भारतीय क्या ढोंग रचाना चाह रहे हैं, मोदी सरकार के क्या अज़ाइम है इसके पीछे? थैंक यू। एक्चुअली इसमें हमें यह देखना है कि जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं ये क्वेश्चनेबल है। उसकी रीज़न ये है कि कहीं से भी इसकी लेजिटिमेसी तो आपको नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो इनको प्लेबिसाइड करवाना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शंस करवा रहे हैं, और इलेक्शंस क्यों करवाए जा रहे हैं, इंडिया क्यों करवा रहा है? बिकॉज इंडिया जो है वो चाह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से उसको इंडोर्समेंट मिले कि हाँ, यू आर डूइंग द राइट थिंग। हालांकि डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग डीड, इट्स अ रॉन्ग एक्शन। लेकिन अब आप देखें कि अभी रिसेंटली जैसे ही इन्होंने इलेक्शंस का अनाउंस किया कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं प्रीवियस मंथ, तो साथ ही इन्होंने और भी ज़्यादा मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय कर दी। जो ऑलरेडी हैवी मिलिट्राइज रीजन है दुनिया का, सेकंड नंबर पे आता है गज़ा के बाद, उसमें और भी मिलिट्री क्या मायने रखती है? तो इसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली ये आप एक फियर क्रिएट करके लोगों में उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर इलेक्शन का ये एक जो ड्रामा है वो इम्पोज कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनको पता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और साथ ही आप देखें कि जब थोड़ा सा और हम इसको डिग इन करते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्शन से जिस दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई उसके साथ ही उन्होंने जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था उसकी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है, इंडियन स्टेट का, उसके पास पावर है। तो आने वाली जो पोलिटिकल पार्टी को जो भी रूलर में आएगी, लेजिस्लेटिव पार्टी असम्बली बनेगी, वो एक तरह से टूथलेस होगी, उनके पास कोई पावर नहीं होगी। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ कंप्लीट गेम है, और ये मजाक बनाया जा रहा है सारी एस्पिरेशंस का जो कश्मीरी कम्युनिटी है उनका, और किसी तरह से भी हम इसको लेजिटिमेट किसी भी एंगल से नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है इम्तियाज़ साहब, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त आपकी जो आला क़यादत है वो जेलों में है, 20 से ज़ायद सियासी जमातें जिन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिकली इस इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इंतखाबात की तो कोई हैसियत नहीं है। इससे पहले भी इंतखाबात होते रहे हैं, मगर वो है कि कश्मीरियों ने हमेशा उनको मुस्तरद किया है। आपने जिस तरह बात की है कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इस वक्त जो क़यादत है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, जिसमें हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब, शबीर अहमद शाह साहब, इसी तरह यासीन मलिक साहब और आसिया इंद्रावी साहब है, उसके साथ 34 ख़वातीन इस वक्त जो है तिहाड़ जेल में नज़र बंद है। इसी तरह हज़ारों नौजवान जो है इस वक्त जो है मुख्तलिफ भारत के जेलों में नज़र बंद है, और हुर्रियत की बाकी क़यादत जितने भी हुर्रियत रहनुमा है वो इस वक्त भारत के मुख्तलिफ जेलों में नज़र बंद है। मैं यही पूछना चाह रही थी, इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि भारत उनको तोड़ नहीं सका, और वो इंतखाबात के लिए उनको
कोशिश कर रहे थे कि वो इस पे आ जाए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले ले, मगर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पसंद क़यादत ने हमेशा इन चीज़ों को मुस्तरद किया हो। और इस वक्त देखें ना, आप ये बात कर रही है, वहाँ पर भारत जमहूरियत के तौर पे माना जाता है, मुल्क कहते हैं हम जमहूरी मुल्क है, मगर वहाँ देखें, अगर देखें मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो है 10 लाख फौज है जो, और उसके बाद आप पुलिस को ले लें और इंटेलिजेंस के इदारे को ले लें, ये लगभग 15 लाख बनते हैं। तो वो हर एक जो नुक्कड़ पे इस वक्त जो है ना वहाँ पर फौजी है, और उसी फौजी के साए तले में इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं। और आप देखें कि वहाँ भारत ने पहले क्या किया, 5 अगस्त के बाद उन्होंने डोमिसाइल इशू किए, वो 42 लाख के करीब बनते हैं, और वही डोमिसाइल वाले उनमें से कितने लोग वो जो वोट डालेंगे उसकी हैसियत क्या होगी, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। यह इंतखाबात जो है एक डोंग है, और मकबूजा कश्मीर ने इसको मुस्तरद किया है। और जो लोग इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान की पहले भी इलेक्शन लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे। तो मगर मकबूजा कश्मीर ने हमेशा कहा है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने जो राइट्स दिए हैं उसके मुताबिक अगर इंतखाबात होते हैं तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं, क्योंकि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वहाँ पर जो है मकबूजा कश्मीर में जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादे हैं उसमें भारत खुद गया है। 1947 में जो है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर लाल चौक में मकबूजा कश्मीर के अवाम से वादा किया था कि हम आपको हक ना हक दे, और भारत खुद गया है अक़वाम मुत्तहिदा में कि मकबूजा कश्मीर जो है में है इंतखाबात कराए जाए, तो राजशुमारी कराई जाए। तो वहाँ पर जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हमेशा यही बात की है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा और भारत ने जो वादा किया उसके मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। और हुर्रियत क़यादत इस वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर भी यही बात दोहराई गई है कि भारत जो ये इंतखाबात कर रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक अहम रोल बनता है, वो इसको देखे और वहाँ पर जो है। लेकिन आयशा, सवाल यहाँ यही है कि अगर इस इंतखाबात पे हम तो सवाल उठा रहे हैं, यकीनन मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी भी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो मुस्तरद ही कर दिया है, लेकिन जब हम UN की रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं तो हमें कहीं पे भी वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आता। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो भी इस पर क्वेश्चनेबल है, लेकिन तब भी कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता। मतलब भारत जो है वो इजराइल की तरह किसी भी कानून को मतलब खातिर में नहीं लाता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बल्कि इजराइल के साथ जो कंपैरिजन आपने किया है ये इट्स एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही आई मीन दोनों को हम कॉलोनियल सेटलर्स कहते हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन है, और जितना ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं, पॉलिसीज़ भी एक दूसरे से लगता है कि डिसाइड करके इम्प्लीमेंट करते हैं। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे अगर हम देखें इंटरनेशनली बहुत सारे एरियाज़ के अकॉर्डिंगली ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ह्यूमन राइट्स की कंप्लीट वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है UDHR, इट टॉक्स अबाउट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, योर फ्रीडम ऑफ लाइफ, योर फ्रीडम ऑफ योर बिलोंगिंग, योर प्रॉपर्टी, वो तो कहीं पे भी नहीं है कश्मीरियों के पास। और फिर साथ ही आप देखेंगे जब आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक होता है, वो लॉ जो है वो वॉर टाइम में एप्लीकेबल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली जिनेवा कन्वेंशन आती है। अब जिनेवा कन्वेंशन के जो स्पेसिफिकली आर्टिकल इसके लिए इस इलेक्शंस पे जो अप्लाई होते हैं ना, दैट इज़ 49, 6 and 7, वो क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी वॉर जोन इलाके में चले गए आप, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं ला सकते, ये अब यू आर नॉट अलाउड फॉर दैट। सिमिलरली जो ये वो कर रहे हैं डोमिसाइल में चेंजेस ला के वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, तो ये भी जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इट्स कम्प्लीटली नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज वॉर जोन एरिया में आपने उन सिविलियन को में आउटसाइडर्स अपने सेटलर्स नहीं लेकर आने, तो ये नेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के भी अकॉर्डिंगली है। फिर तीसरी उस पर हम आते हैं इंटरनेशनल एस्पेक्ट में, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस की अलग से मोर देन 20 रेजोल्यूशंस हैं पास हुई, डायरेक्शंस दी हुई हैं। UN की सिक्योरिटी काउंसिल की अलग से डायरेक्शंस हैं। तो ये तो देखा जाए तो आपको ये सब तो दे आर जस्ट इंडिया इज मेकिंग फन ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स एंड ऑल दीज इंटरनेशनल फोरम्स। तो इट्स कम्प्लीटली absurd है ये। अब लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सारे फोरम्स को नज़र में रखते हुए क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती है, क्यों नहीं अकाउंटेबल करती है इंडिया को। ठीक है, तो इम्तियाज साहब, अब वैसे अगर हम बात करें मोदी सरकार को, जिस तरह जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है, और अब तो वो तीसरी बार भी इक़्तिदार में आ ही गए बैसाखियों की मदद से, लेकिन इस वक्त जो 8 सितंबर को भारतीय वज़ीर दिफा जो BJP के लीडर भी है राजनाथ सिंह, उन्होंने जब जाके जम्मू का दौरा किया था और वहाँ पे जो बात की थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो यकीनन मोदी सरकार या उससे पहले उनको पता है कि हम कश्मीरियों को इस तरह जुल्म और जबर से जो है वो उनकी आज़ादी सल्ब नहीं कर सकते, और जितना रेजिस्ट उन्होंने किया, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि शिद्दत आती जा रही है, जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करे मोदी सरकार,
लेकिन शिद्दत आती जा रही है। हर बार मोदी सरकार ने अपने इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहा, मुसलमानों पे जुल्म ढाए, इवन वहाँ पे अक़लियतियों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है ना। इस वक्त भी जब वो जम्मू के दौरे पर गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कश्मीरियों से यही बात की कि आप हमारे साथ जम हो जाएं। मतलब वो किस बिहाफ पे उन्होंने बात कर दी और आप लोगों की क्या इस पर स्ट्रैटेजी रही है? देखिए, जो उससे बात की है वो तो हमेशा करेंगे। आप बात करते हैं वो इसी तरह के, वो गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की भी बात करते हैं, जिस तरह वो धमकियाँ दे रहे हैं वो तो बात करते हैं। मगर देखिए, आप अगर वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में इस वक्त अमन होता तो वहाँ पर प्रेस पे पाबंदी नहीं होती है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त पाबंदी नहीं होता है। सोशल मीडिया पे कोई बात भी अगर करे उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और हमारे काफ़ी सारे जो वहाँ के साफ़ी, लोकल साफ़ी है, वहाँ पर उनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। हमारे इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले खुर्रम परवेज़ साहब, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो इंसानी हुकूक के हवाले से काम करते थे। उसको भी जो है भारत इस वक्त 3 साल से है भारत के वो जेल में बंद है। इसी तरह हमारे देखें ना, आज भी भारत जो है फेक इनकाउंटर कर रहा है वहाँ मकबूजा कश्मीर में। इसी तरह जो है वहाँ पर नौजवानों की हत्या हो रही है, वही उसी तरह सिलसिला वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है इस वक्त। भारत हमेशा यही करता है, कोशिश करता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को दबाए और उनको जो है, इसी तरह हमारे देखें ना कायदीन जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहलाई साहब को जम्मू जेल में शहीद किया गया। तो गिलानी साहब के दामाद अल्ताफ़ अहमद शेख साहब को तिहाड़ जेल में शहीद किया गया। इसी तरह वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा, जो उन्होंने कहा इंतखाबात, वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या बात करेगी? जब अफजल गुरु साहब को जो उसको फांसी देनी थी उस वक्त उसने क्या कहा? यही कहा कि इसके खिलाफ तो हमारे पास सबूत नहीं है, मगर हम जो है भारत के लोगों को मुतमईन करने के लिए जो है उसको फांसी दे रहे हैं। तो भारत तो हमेशा यही कोशिश करता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को दबाया जाए और उनको जो है इस आज़ादी से दूर रखें। मगर मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा जो है अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और आज भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे आप देखें, जब कैंपेन वहाँ पर चला रहे हैं वहाँ के जो हिंद नवाज है, वहाँ पर अभी भी जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी बात कर रही है, बीजेपी को तो मकबूजा कश्मीर में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। पिछली पार्लियामेंट में तो उसको जो है वहाँ पर भी कोई कैंडिडेट नहीं, ना लोगों ने वोट किए उसको। वो भी वोट अगर किए हैं तो वो बीजेपी को के उस जो उसका जुल्म सितम है उसके खिलाफ किया है, जिसमें एक इंजीनियर रशीद थे वो भी। मगर बीजेपी की ज़बान हम ये भी कहेंगे कि वहाँ जो भी पार्टी है इस वक्त है वो हिंद नवाज है। वो ऑलरेडी उसका मकबूजा कश्मीर के अवाम उनको भी मुस्तरद किए, जो उन्होंने भी अपने वक्त में जुल्म और ज़्यादतियाँ किए हैं हमारे मकबूजा कश्मीर के अवाम से। वो किसी से डिक छुपी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आयशा, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बौखलाहट का शिकार है मोदी सरकार, जिस तरह से गिरफ्तारियां कर रही हैं, जिस तरह से यकीनन जो कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, फौजियों को मुसल्लत कर दिया गया है, आलमी तंजीमों के हवाले से तो हम बात करते हैं कि वो नोटिस लेंगी, स्टेटमेंट तो हमें नज़र आते हैं अब लेंगी वल्लाह आलम, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो ख़त्म हो चुकी है इस इलेक्शन की। पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? पाकिस्तान तो कश्मीर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है पाकिस्तान की, और कश्मीर हमारा शहरक भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपको जो रिस्पांस नज़र आता है वो मुझे तो इनह्यूमन लगता है। और उसकी रीज़न्स ये हैं कि इंडिया के साथ इनके इकोनॉमिक टर्म्स इतने स्ट्रांग हो गए हुए हैं, पर्सनल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, स्टेट टू स्टेट इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि उस इंटरेस्ट के आगे इनको जो ह्यूमन वायलेशन होती हुई नज़र आ रही है कश्मीर वो नज़र नहीं आती हैं। जहाँ तक हमारी स्ट्रैटेजी की बात है, हुकूमत पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की बात है, तो वो फ्रॉम द डे वन वो क्रिस्टल क्लियर है, वी आर स्टैंडिंग विद देम। हम तो हर फोरम के ऊपर बात करते हैं, SCO के ऊपर भी हमने बात की, जब भी SCO का फोरम स्टार्ट हुआ, जब भी हुआ तो हमने वहाँ पे कश्मीर की बात की। हालांकि वो हमें मना भी करते हैं कि एक बायलैटरल इशू, लेकिन एक बायलैटरल इशू नहीं है, बिकॉज 2 न्यूक्लियर स्टेट्स का फ्लैश पॉइंट है सब ये कश्मीर जो है, और ये तो पूरे रीजन के लिए प्रॉब्लम है। अभी भी कश्मीर पे ज़रा सी लड़ाई होती है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस नज़रिए से देखना चाहिए इसको। तो हमने तो हर जगह पे इसको क्वेश्चन भी रेस किया है, इसको कंडेम भी किया है, और बहुत सारे फोरम्स पे इससे आवाज़ भी उठाई है। एक और चीज़ हमें ये करना चाहिए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो इंडिया पे करवाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी फ्रेंडली स्टेट्स हैं, हमारी जो जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं, उनको हमें डिप्लोमेटिकली उनको इंगेज करना चाहिए कि इसको मसले को सॉल्व किया जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्टेट्स जो है ना उनके यहाँ एक वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मुझे याद है, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, कि यूएसए ने तो पेशकश की थी, प्रपोजल दिया था कि मैं सालिसी का किरदार यूएसए, लेकिन भारत खातिर में नहीं लाता ना। पाकिस्तान तो एक पीसफुल मुल्क है, वो तो चाहता है कि भाई डायलॉग के जरिए बात की जाए, मगर हमारी इस पीसफुल
मैसेज को हमारी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा ऐसा ही है अभी भी। और सिर्फ चाइना ने इवन कहा है कि चले हमने इसको निगोशिएट, सऊदीया ने कहा है कि चले, बहुत यानी जब से ये इशू चल रहा है तो स्टेट्स कोशिश करती रही हैं कि चले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन ये तो इंडिया के उसके ऊपर हटधर्मी है ना। तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि ठीक है, फिर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ सैंक्शंस लगाते हैं, कुछ ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी दैट इज़ सफरिंग इन कश्मीर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट देयर। ठीक है, इम्तियाज़ वानी साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये तो खैर फैक्ट है कि अब दुनिया का जो है वो भारत के साथ एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया या पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, ये बहुत माने रखता है, ये बहुत मैटर कर रहा है, तभी तो भारत इतना शेर बना फिर रहा है कि वो जमहूरियत का दावेदार होते हुए जो है वो हुकूक सल्ब कर रहा है और भारत कश्मीरियों को उनका असली हक नहीं दे पा रहा है। देखिए, ये आपने बात की, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। वजह ये भी है कि उनको भारत के साथ अपने इंटरेस्ट है, जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल जो ममालिक है, मगर दूसरी तरफ आप देखें ना, वो मुसलमानों के लिए क्या रखते हैं अपने जो तासुरात। जिस तरह गज़ा में जो हो रहा है इस वक्त, जो उधर भी मुसलमान है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ भी मुसलमान है। बाकी आप देखें, अगर किसी और मुल्क में होगा जो उनके अपने यहूदी या कोई वो दूसरे ममालिक होंगे, वहाँ पर तो वो शोर उठाएंगे, मगर मकबूजा कश्मीर ऐसा खिता है जो उनको नज़र नहीं है, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा शहादतें अभी तक हुई है और वहाँ पर जो है जुल्म की इंतहा हो रही है, कोई वहाँ पर जो है ना बात नहीं कर सकता है। इसी तरह वहाँ जो इस वक्त जो सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर की, वहाँ पर हर नुक्कड़ पे इस वक्त जो है ना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वहाँ पर हर जगह फ़ौज बैठी हुई है। आपने देखे, भारत ने एक कोशिश की थी, आपको याद होगा, G20 की कॉन्फ्रेंस कराने की मकबूजा कश्मीर में, मगर उसका हाल क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ही नाकाम हो गई। वहाँ पर तो जो सरबराहान कुछ लोग आए थे, वो जब बाहर निकले उन्होंने कहा तो यहाँ तो हमें साफ सुथराई नज़र नहीं आ रही है, मगर यहाँ तो हमें सारी फौज नज़र आ रही है, लोग तो नज़र नहीं आ रहे जिनके साथ हम बात करें, पूछते उनके हालात पूछते, मगर वहाँ पर कोई नहीं था, वो भी उनकी नाकाम होगी। इस तरह जब भी भारत ने कोई कोशिश की मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वो हमेशा जो है नाकाम भी हुई है। और जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो तो हमेशा मकबूजा कश्मीर के वकील भी रहे और हमेशा बात तो करते हैं, मगर मैं यही भी कहूँगा कि आपकी तसव्वुर से उसमें ज़रा तेज़ी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो हालात है वो इंतहाई कशीदा है, वहाँ पर कोई खबर नहीं आ सकती है, बाहर कोई बात नहीं कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ के भी मीडिया से भी गुजारिश करूँगा और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, वो सोशल मीडिया इस वक्त एक बड़ा हथियार है, वो ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी बात जो है मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आयशा, अब देखा जाए तो जैसे हमने पहले बात की कि गज़ा डिस्प्यूट के बाद जो है ये कश्मीर डिस्प्यूट सब दूसरा बड़ा मसला है, 2 रियासती मामला है ये भी, तो इस इलेक्शन की जो कवरेज होगी उसको, उसकी दुनिया में क्या अहमियत होगी, क्या इसकी मॉनिटरिंग वो आके करेंगे? क्योंकि जिस तरह इम्तियाज़ वानी साहब कह रहे हैं और जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि वहाँ से तो एक खबर बाहर नहीं आ सकती है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है क्या? कश्मीर में जो इंडिया इलेक्शंस करवा रहा है उसकी रीज़न यही है कि वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहता है ना, इंटरनेशनल इंडोर्समेंट चाहता है कि हाँ यस आपका ये एक्शन लेजिटिमेट था, आपने वो जो 2019 में एक्शन लिया था वो बिल्कुल ठीक था और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने इलेक्शन कराए, बिल्कुल सही है, आप एक ट्रू डेमोक्रेसी है। अब उस ट्रू डेमोक्रेसी के लिए एक तो आपने इस इलेक्शन के लिए इतनी फ़ौज वहाँ डिप्लॉय कर दी, ऊपर से आपने वो चेंजेस करके उस गवर्नर की इतनी सारी उसकी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब होना ये चाहिए कि जो इलेक्शंस की कवरेज करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी बॉडीज़ आनी चाहिए, ठीक है, जो ये देखे कि कितने फेयर इलेक्शंस करवा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का लेवल क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसके लिए अलाउ करेगा, बिकॉज यू नो वो क्या कहते हैं कि सारी दाल ही काली है ना, दाल में कुछ काला नहीं है, तो वो नहीं, कभी भी नहीं आने देंगे। और फिर वो अगेन इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर। ठीक है, तो इम्तियाज़ साहब, अब यही बात आ जाती है कि बंदूक के ज़ोर पर जो है वो अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाना चाहती है मोदी सरकार, तो वहाँ के जो रहने वाले लोकल्स हैं वो उनके क्या मतलब उनके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं और क्या वहाँ पे आज़ादी की तहरीक और
किस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, वहाँ के जो आम लोगों के आप तासुरात देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के जो वहाँ के मीडिया है वो थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों की यही राय है कि हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज तक जितना भी भारत ने जुल्म किया है यहाँ पर, हम उसको भी जो है मुस्तरद करते हैं। और दूसरा ये है कि इस जुल्म के जितना भी भारत हमें करे, हमें अपनी आज़ादी के साथ जीने का हक़ दिया जाए, जो हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिया है और भारत ने खुद भी दिया है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम तो हमेशा ये बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और इदारा हो, जिस तरह आपने अभी बात की मीडिया के हवाले से, वहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ तो जाने ही नहीं देते। उनको अगर कोई साफ़ी उनका जाएगा तो उसको भी जो है वो जो पट्टी पढ़ाएंगे, वो जो दिखाएंगे वही वो बोलेगा। मगर जो आपको आज़ादी सहाफ़त के काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं वो जाना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर, मगर उनको वहाँ तक रसाई नहीं दी जाती है और वहाँ का दौरा नहीं कराया जाता है। इसी तरह आप आज भी ये हाल देखें कि वहाँ पर जो है इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो सच्ची खबरें दिखाएगा, वो आम लोगों के तासुरात दिखाएंगे। वहाँ पर जो है वो वहाँ जो मीडिया है, मैंने पहले आपको ये कहा कि वहाँ पर जो अगर कोई मीडिया उनके खिलाफ कोई बात करेगा उसको जेलों में डाला जाता है। अगर सोशल मीडिया पे कोई बात करेगा उसको भी जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो मकबूजा कश्मीर के आवाम को हमेशा जो है जुल्म सह रहे हैं और सहते भी आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने आज़ादी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और मकबूजा कश्मीर के आवाम हमेशा जो है अपनी आज़ादी के लिए जो जहद करते रहेंगे। ठीक है आयशा, मोदी सरकार की तीसरी बार जो एक इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो भारत के मैंने बताया था माइनॉरिटीज़ हैं जो ख़तरे में हैं, बल्कि ये तो ख़ित्ते के लिए भी एक ख़तरा बन चुका है मोदी सरकार की जो हुकूमत है। अब डोमिसाइल कवानीन की आड़ में हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना ख़तरनाक है, इसका हल क्या आपकी नज़र में है? मसला कश्मीर पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, भारत बात नहीं करना चाहता, दुनिया का अपना इंटरेस्ट है, तो ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सेल्फिश नशता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें फिर देखें कि जब भी कोई इस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा होता है जो मुसलसल हमें नज़र आता है नेगलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो हम कश्मीर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हम अपनी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर भी और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनको भी इंगेज करके, और जिस तरह अभी सर भी बताते सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे करंट प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, तो हर फोरम के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको बार बार ये बात बावर करवाना कि आप किसी बहुत बड़े सानिया का वेट करें, क्योंकि देखें एक साइड की तरफ जा रहे हैं ना ये। आप डेमोग्राफिक चेंज तो करें, साथ जिस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, जिस तरह से आप उनको वो कर रहे हैं किलिंग है, तो वो तो एक तरह से वो है जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो वो फिर हमारा बार बार हर फोरम पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बात यही है कि लॉबिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा और डिप्लोमेटिकली इशू को में एंगेजमेंट लेकर आए एंड इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी ठीक है। आयशा आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ वानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन भारत जान ले, इंतखाबात तो वो करा रहा है, लेकिन भारत जान ले कि कश्मीरी किसी इंतखाबी झांसे में नहीं आएंगे और उनकी जो आज़ादी का उनकी जो अपनी आज़ादी की तहरीक है वो उस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत तो रखता है, लेकिन नेग्लिजेंसी और गलत पॉलिसी की वजह से जो है हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। मगर मौजूदा हुकूमत जो है इस पर बड़ी अहमियत के साथ और मज़ीद इक़दामात के साथ तरजीह बुनियादों पर काम कर रही है। पाक चाइना के साथ जो कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी डिटेल पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क और ख़ुद कफ़ील होने के बावजूद जो है हम उससे इस्तिफ़ादा नहीं ले सके, उसकी बड़ी वजूहात रही हैं। सबसे बड़ी तो ये रही है कि ज़राअत सेक्टर को जो है उस तरह अहमियत नहीं दी गई, गलत पॉलिसीज़ ले लें, नेग्लिजेंसी ले लें, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो कि उसको साइंटिफिक तौर पे जो है उससे फ़ायदा नहीं ले सके। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी प्रायरिटीज़ में है कि हम ज़रई सेक्टर को जितना उस पर फोकस करें, उसके मामलात को एड्रेस करें, उतना फ्रूटफुल हम नतीजा हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ डायमेंशंस पर काम किए जा रहे हैं ज़राअत सेक्टर में, लेकिन ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए चीन और पाकिस्तान की कंपनियों के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया है और $400 मिलियन का ये एग्रीमेंट है, और यकीनन इससे जो पाकिस्तान का ज़रई सेक्टर है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। इसी पर बात करेंगे। मेरे गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट PCC डॉक्टर यूसुफ ज़फ़र। वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब आपको, और यकीनन आपकी एक्सपर्टीज़ है एग्रीकल्चर पर। तो सर सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या वजह रही है, आप पहले से आपसे एक जनरल क्वेश्चन ले लूँ कि पाकिस्तान के ज़रई सेक्टर को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया है उस वजह से हम नेट इम्पोर्टर बन गए, यानी हम वो अजनास जो यहाँ पहले हमारी प्रोडक्शन होती थी अब हम उसको मंगवाते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है? शुक्रिया जी। कि जिस तरह आपने इंट्रो में बता दिया कि ये निगलेक्टेड सेक्टर था, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कोई एक पॉजिटिव एंड वेरी पॉजिटिव न्यूज़ से कि जिस तरह हमारे औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बताया कि आफ्टर 20 इयर्स पाकिस्तान ने इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 6.25% रही है। तो ये 20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1.25 थी, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हमें 20 साल के बाद 6.25% मिली है। नंबर एक। नंबर दो, ये एक्सपोर्ट जो है आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एग्रीकल्चर में सरप्लस हो और आपके पास ग्लोबल कंप्लायंस हो। तो ये भी जी पाकिस्तान के 75 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि वी हैव क्रॉस $8 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट। और उसमें जो चावल जो हम हर दफा 2.25 बिलियन डॉलर का करते थे, इस दफा हमने $4 बिलियन को टच किया है, एंड वी आर द टॉप 3 जो ग्लोबली हम पहुंचे हैं। और इसके अलावा सेसमी जो तिल जिसे हम कहते हैं, वो हम $45 मिलियन का 2018 में हमने एक्सपोर्ट किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने $500 मिलियन का वो एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह प्याज है $200 मिलियन से ऊपर, और फिर इसी तरह रेड मीट है जो 185-200 पे था, वो इस दफा $500 मिलियन को क्रॉस किया है। तो टोटल मिला के $8 बिलियन एक्सपोर्ट में हम लोग गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। अब यहाँ दूसरा सवाल जो आपने इसका लिंक किया है कि इसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए और कैसे इसको, इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है कि चाइना ने, एज यू नो, कि जो हमारा पाक चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो OBOR जो वन बेल्ट वन रोड जो 2013 में शुरू हुआ था उसके अंडर हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहला फेज था 2013 से 2018 तक का, उसमें एग्रीकल्चर वाज नॉट इंक्लूडेड। उसमें मेन था इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर और ग्वादर पोर्ट। तो 2018 से जो उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं उसमें चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। जैसे आपको ये मालूम है कि चाइना जो है वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक मामलात में, न्यूक्लियर मामलात में हमारा सोल प्रोवाइडर है और उसने हमारी बेतहाशा मदद की हुई है। तो एग्रीकल्चर में हिस्टोरिकली हम ज़्यादातर वेस्ट की तरफ देखते रहे, तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत ने जो है ये बहुत एक मैसिव प्रोग्राम जो है चाइना के साथ शुरू किया है। ठीक है, तो सर ये इसमें यकीनन जो ज़रई शोबे में पाक चाइना एग्रीमेंट हुआ है ये एक गेम चेंजर तो साबित होगा, लेकिन अगर आप ABC हमें बताएं कि हम फूड सिक्योरिटी के लिए क्या मजबूत स्टोरेज सिस्टम कर सकते हैं, हमारी क्रॉप्स कितनी अच्छी हो सकती हैं, हमारी जो फी एकड़ ज़मीन है उस पर हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे? देखिए, रवायती तौर पे जो हमारे एक हिज एक्सीलेंसी जो चाइना के सफ़ीर भी हैं पाकिस्तान में, तो उनसे जब भी हमारी गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो जिक्र करते हैं हमारे किन्नू का और मैंगो यानी आम का। जी। तो जो बजाय है कि हमारा उसमें एक एज है, लेकिन कहते हैं कि चाइना में जो उनको ज़रूरत है वो है मकई की, सोयाबीन की, सेसमी की, रेड मीट की, फिश की और राइस की।
یہ ایسی کموڈیٹیز ہیں اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ بالکل ہمارا وہ نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور ان کا سکیل بہت بڑا ہے. یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا سے ہر چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ چائنا $300 بلین سے اوپر سے زیادہ فوڈ امپورٹ کر رہا ہے. ان کی جو استطاعت ہے, مالی استطاعت ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری تو ٹوٹل ایکسپورٹ بہت ہی تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں. تو ہم چائنا کے نزدیک ہوتے ہوئے, جیسے ایک مثال میں دوں گا گوشت کی, اگر وہ نیوزی لینڈ سے یا ارجنٹینا سے یا وہ آسٹریلیا سے گوشت منگواتے ہیں, بیف یا میٹ, یہ جو بکرے کا گوشت, تو وہ انہیں $1200 سے لے کے $1300 پر ٹن پڑتا ہے, کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. بالکل. اور پاکستان سے وہی گوشت لیں تو انہیں $400 سے $600 پر ٹن پڑتا ہے. سر یہ تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی کوالٹی کو بھی جو ہے نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی, وہ میں اس طرف آنے لگا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلا بات جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایگریکلچر کو امپورٹنس دے کے ہم سرپلس پیدا کریں, کیونکہ ہماری آبادی کی گروتھ زیادہ ہے تو مور ماؤتھس مین مور فوڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیس لینڈ, لیس واٹر اینڈ جو ہائی ان پٹ کاسٹ. تو ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تاکہ ہمیں سرپلس ملے, نمبر 1. لیکن سرپلس وہ انٹرنیشنل کوالٹی کا ہو, گلوبل کمپلائنس ہو, جو دنیا میں رولز بنے ہیں WTO کے اندر, SPS کے اندر, اس کو ہم کمپلائنس کریں. چائنا کے رولز بہت سخت ہیں امپورٹ کے معاملے میں, تو وہ ہمارا ان سے الحمدللہ, آپ کو جس سے پتا ہے چائنا پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے چیزوں کو ایڈ کیے جا رہے ہیں. جس طرح چاول میں ہمیں ویتنام کے بعد وی آر دا اونلی کنٹری ہو ہیز اے ویری, جو ان کو خاص پریفرنس ہے. اور اس سال چائنا جو ہماری جو $4 بلین کو رائس ٹچ کر کے گیا ہے, اس میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے. اسی طرح دیکھیں $500 ملین کا جو تل لیا ہے, اس میں $400 ملین تو اکیلے چائنا نے خریدا ہے, تو باقی ریسٹ آف دا ورلڈ ہے. تو چائنا میں اسکیل بہت زیادہ ہے, ہم اس کو, ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں. اس کے لیے ایز یو نو کہ گورنمنٹ نے وہ 3 سٹیپس میں جو بنائی ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور اسپیشل جو ہے اکنامک زون اینڈ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز, تو اس میں ایگریکلچر کو اب خاص جگہ دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ نے بتایا ہے بیجنگ میں, یہ دیکھیں ہماری ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اس نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ 3 چیزوں میں, یعنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائیں, جس طرح آپ نے فرمایا تھا, اسٹرانگ سٹوریج کریں, اور ہم کوالٹی کو امپروو کریں. جی, تو اس سلسلے میں ان کا چاہیے تقریباً $380 ملین کا معاہدہ ہے, اور یہ B2B ہے. لیکن سوال تو یہ بھی بنتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنی کلٹیویشن کو کس طرح بہتر کریں, اپنی کراپس کے لیے کیا اقدامات لیں, کیا ہم سائنٹیفک طریقے سے جائیں کہ ہم کوالٹی کے ساتھ فوری طور پہ جو ہے وہ جو ڈیمانڈز ہے اس کو پوری کر سکیں. دیکھیں اس میں گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ بھئی گورنمنٹ کے کچھ حصوں میں ایک تو یہ بڑا فریگمنٹڈ ہے, تو اس کے لیے SIFC نے کہا کہ بھئی یہ جو اسٹریٹجک سیکورٹی کے علاوہ فوڈ سیکورٹی از نمبر 1, جو جو کنونشنل جو اسٹریٹجک چیز کہلاتی ہے سیکورٹی, اس میں فوڈ سیکورٹی از نمبر 1. اس کے ساتھ لنکڈ ہے واٹر سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی, ہیلتھ سیکورٹی. تو SIFC میں جو فرسٹ ایجنڈا ہے وہ ایگریکلچر ہے یا فوڈ سیکورٹی ہے. تو وہ انہوں نے جو بہت بڑی جو لینڈ ہماری ابھی 8 ملین ہیکٹر سے زیادہ لینڈ پڑی ہوئی تھی بیکار, تو اس کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا ہے, اور کارپوریٹ جو فارمنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں چائنا بھی بہت بڑا حصے دار ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہم ماڈرن لائنز کے اوپر, یعنی ایگریکلچر میکانائزیشن, ڈرون ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ان ساروں کے ساتھ بھی انشاءاللہ وی ول ہیو اے انہینس پروڈکٹیوٹی. اور پھر گلوبل کمپلائنس جب ہوگا تو دین وی ہیو اے سرپلس فار ایکسپورٹ. تو یہ جس طرح ہم نے میٹ میں کیا ہے کہ ہم اگر پورے پاکستان کو FMD یعنی جو ڈیزیز کا مسئلہ تھا, تو فٹ ماؤتھ ڈیزیز, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں بوائل میٹ بھیج دیں. تو پاکستان سے الحمدللہ جانا شروع ہوا, تو 200 ملین سے ہم 500 ملین پہ چلے گئے ہیں. تو ہم $2 بلین کو آرام سے ٹچ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا اگر گورنمنٹ کی یہی پالیسیز رہیں تو یہ ہم انشاءاللہ چائنا کے ساتھ فوڈ ٹریڈ میں ہم $10 بلین کو ٹچ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس دفعہ پیاز $235 ملین کا باہر گیا. تو
یعنی امید بہت ہے کہ اگر حکومت نے اچھی پالیسیز رکھی اور لیکن اس میں مسئلہ یہ جو ہے آج کل ان پٹ کاسٹ کا ہے، ساری دنیا میں انفلیشن ہے، یوکرین کی وار، غازہ وار، اس نے اور کووڈ کی وجہ سے ڈسرپشن سپلائی جو رہی ہے اس کی وجہ سے ان پٹ کاسٹ بڑھی ہے. تو گورنمنٹ کو اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ جو ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں جیسے گیس ہے وہ پریفریشنلی فرٹیلائزرز کو دیں تاکہ ہمیں ہماری جو ہے ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو تو ہم کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنلی چلیں سر، آپ ان نے دا یہ پرائس بات میں. کی تو انرجی کرائسس کا تو مسئلہ ہی ہے، لیکن سولر جو ٹیوب ویلز ہیں اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور حکومت نے بلوچستان میں ہم نے دیکھا، اب پرائم منسٹر بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جائے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ جی بہت بڑا مطلب کہ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز کی کمی یعنی فیول جب برن ہوتا ہے تو یہ ڈبل ایڈوانٹیج ہے اس میں کہ کاسٹ بھی کم ہوگی اور ہم جو ہے نا وہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہماری نیشنل کمیٹڈ ڈٹرمنٹ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ بھی ہماری بڑی آسانی سے پوری ہو سکیں گی. تو یہ تو ایک ان ریئل سینس یہ بہت بڑا تحفہ ہے فار دا پاکستان اینڈ فار دا گلوبل آپ کمیونٹی. کلائمیٹ پہ آئی گئے تو ایک اور ایشو بھی ہمیں جسے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہماری زرعی اراضی ہے جس کو ہاؤسنگ اسکیم میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو روکنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو کاشت کا جو رقبہ ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا، دوسرا آپ کو کلائمیٹ چیلنج کا جو سامنا ہے اس میں بھی بڑا سپورٹیو ہوگا. اس کے لیے جی حکومت نے اب وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے. ایک ادارہ بنا ہے جس کا نام ہے لیمس، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. وہ میجر جنرل صاحب ہیں شاہد نذیر، تو اب ریٹائر ہوئے، وہ اس کے انچارج ہیں، اسلام آباد پنڈی میں ہے وہ. اور وہ سیٹلائٹ سے ساری انہوں نے میپنگ کی ہے اور وہ اس کی وجہ سے اب جو ہے لینڈ اتھارٹی کے جو زون بن جائیں گے کہ اس سے آگے آپ جو ہے نا وہ نہیں بنا سکیں گے. یہ نیگلیکٹڈ ایریا تھا، یو آر ویری رائٹ. تو گورنمنٹ نے بہت عرصے کے بعد اب ریلائز کیا ہے کہ جی جس طرح ساری دنیا میں ہے کہ وہ اس میں بیریئر لگائیں اور ورٹیکل گروتھ کریں اور جو شہروں کی ایکسپینشن ہے اور اسپیشلی فرٹائل لینڈ میں اس کو روکیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو دوسرا اچھا کام ہوا ہے کہ جو ہماری ابھی نیگلیکٹڈ لینڈ پڑی ہوئی تھی جو 8 ملین ہیکٹر ہیں، از اے ہیوج اماؤنٹ ان بلوچستان اور ہمارا یہ جو چولستان ڈیزرٹ ہے، تو وہاں اب الحمدللہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور وہ 8 ملین ہیکٹر آئے تو ہمارے پاس بہت زیادہ نئے ایریاز میں مل جائیں گے جہاں ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حکومت کی کاوشوں کو ایک بار پھر بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم پاک چائنا ایگریمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں زراعت سیکٹر میں $400 ملین کے، لیکن آج ہی پرائم منسٹر شہباز شریف نے پیٹرولیم شعبے سے تعلق رکھنے والی جو عالمی شہرت یافتہ کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے. یہ پاکستان کی معاشی پالیسی پر اعتماد ظاہر کرتا ہے اس طرح جتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ یقیناً فوراً جو اگر ہماری ریمیٹنس بڑھی ہے، جو ریکارڈ ہے یہ اگست کے مہینے میں، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے، دیز آر آل انڈیکیٹرز کہ جی. اور اگر یہ 25 ستمبر کو آئی ایم ایف کے جو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، اگر بورڈ میں ہمارا وہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک زبردست ویو آئے گی کہ جس میں جو ایک اسٹرانگ ایکٹیویٹیز انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. بہت امید ہے کہ ایک جو ہے نا ملک میں انشاءاللہ ایک اچھی شروعات ہوگی ترقی کی جانب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہاں لیں گے ایک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ 16 سپٹمبر یعنی کہ شناخت کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور یقیناً لیگل آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے. اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں آفٹر دس بریک. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ بالکل وقفوں میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی آ جاتا تھا، حضرت حسن یا حضرت حسین،
آپ خطبہ چھوڑ کے نیچے آ جاتے تھے ممبر سے. پہلی وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. شاباش، ٹھیک جواب. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. ویلکم بیک ناظرین. اور 16 سپٹمبر یعنی انٹرنیشنل ایک آئیڈینٹی ڈے اکراس دا ورلڈ منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کیا ہمارا بنیادی حق جو ہے وہ صرف شناخت ہے؟ زندگی کے لیے ہوا، خوراک، پانی کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں ترجمان نادرا سید شباہت علی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ کہ اس طرح کے دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں ایک آئیڈینٹی کی تو کیا چیز ہے وہ؟ کیا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن لیگل رائٹس کیا کیا ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اقوام ہیں وہ اپنے شہریوں کو رجسٹر کرنا چاہتی ہیں، اور رجسٹریشن کے عمل سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جو حکومتیں ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے افراد ہیں جو ان ممالک کے اندر رہتے ہیں اور ان کو کیا کیا سہولیات پھر وہ حکومتیں دینا چاہتی ہیں. دنیا بھر میں اس وقت دیر آر ملینز آف پیپل، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بنیادی شناخت سے محروم ہیں. اور پاکستان میں جب شناخت کی ہم بات کرتے ہیں تو جو شناختی دستاویز مہیا کرنے والا ادارہ ہے وہ نادرا ہے، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. اور ہم جو شناختی دستاویز مہیا کرتے ہیں، یہ شناختی دستاویز بنیادی طور پہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے یہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. یعنی کہ گورنمنٹ کے لیے یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ ایک پاکستانی نیشنل ہیں. یہ آپ کی شناخت ہے کہ آپ حکومت کی کوئی بھی سروس کا فائدہ اٹھانا چاہیں، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ کسی قسم کی کوئی سہولت ہے، کیش گرانٹ ہے، آپ نے آرمز لائسنس بنانا ہے، آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، واٹ ایور اٹ از. یہ شناختی دستاویز بنیادی جو ہے آپ کا شناختی کارڈ ہے جس کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو سر جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب شناخت کی کیا اہمیت ہے اور کون کون سے فنڈامنٹ رائٹس ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ نادرا کی پرفارمنس تو ہمیں نظر آتی ہے بڑی اچھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں بر اعظم افریقہ جس میں 540 ملین سے زیادہ افراد کے پاس قانونی شناخت نہیں ہے، تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہوں گے؟ بنیادی طور پہ جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، وہ ایسے بلٹ اپ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو جو ذیلی سطح ہے حکومت کی، جس طرح ہمارے ہاں یونین کاؤنسلز کا نظام ہے، ضلعی حکومتیں ہیں، دنیا بھر میں اس کے مختلف ڈھانچے موجود ہیں. پہلی رجسٹریشن اس سطح پر ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ضلعی سطح پر یا نچلی سطح پر جس کو ڈیوالوڈ لیئر آف گورننس کہتے ہیں، اس پر اگر مضبوط انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اگر تمام تر سہولیات موجود نہیں ہیں، تو یقیناً شہریوں کی جو بنیادی معلومات ہیں، یعنی پیدائش کا اندراج، موت کا اندراج، شادی کا اندراج، طلاق کا اندراج، وہ نہیں ہو پاتا ہے. اور جب وہ نہیں ہو پاتا تو پھر جس محکمے نے بھی قومی سطح پر اس ایک قومی شناختی آپ کو دستاویز دینی ہے، اس کے لیے پرابلم ہے. افریقہ کی آپ نے بات کی تو افریقہ کے میں 4 ممالک کا یہاں تذکرہ کروں گا خاص طور پہ. کینیا کو نادرا نے پاسپورٹ سسٹم بنا کے دیا ہے. اس کے علاوہ افریقہ کے اندر ہی ایک ملک ہے صومالیہ جس کا جو پورا سول رجسٹریشن کا نظام ہے اور شناختی علامت دینے کا، شناختی کارڈ دینے کا جو نظام ہے، نادرا نہ صرف وہ بنا رہا ہے بلکہ اس کے لیے جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہی نادرا کے اشتراک سے بن رہا ہے. 2008 میں سوڈان کو اور اس سے پہلے صومالیہ کو بھی ہم
اس میں مدد کر چکے ہیں. صومالیہ، سوڈان، نائجیریا اور کینیا کی پاکستان نے مدد کی ہے پاسپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنے میں. افریقہ کے تناسب میں آپ کو تناظر میں بتا رہا ہوں، اور شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو شہباز صاحب، جیسے یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت 2030 کا ایک فگر دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو قانونی شناخت تک رسائی کے لیے وہ پرعزم ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگ کی کوئی کوارڈینیشن رہتی ہے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غریب ممالک ہیں یہاں پہ نادرا کی خدمات حاصل ہیں، تو کیا اقدامات اور کر رہے ہیں مل کے؟ اس وقت ہم جو پاکستان میں اگر صورتحال میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے سارے سننے والوں کو، تو ہماری کل آبادی 24 کروڑ اور 66 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہے، جو کہ 2023 کا پاپولیشن کاؤنٹ ہے. ٹھیک. 20 کروڑ 64 لاکھ افراد اس وقت نادرا کے شناختی دستاویز ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہ ہو گئی کہ تقریباً اس وقت 16.5%، 16.40% لوگ ہیں جو ابھی ہمارے نیٹ ورک سے باہر ہیں یا انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہوا. سر انٹرپٹ کر رہی ہوں میں آپ کی بات، اس میں وہ ریفیوجیز بھی ہیں جو آتے ہیں، جیسے افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ نہیں کیا تھا. جو ریفیوجیز ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، ان کے لیے ہم پروف آف ریزیڈنس، ان کا ایک کارڈ بنتا ہے POR. اس کے علاوہ پھر ان کی اور مزید کیٹیگریز ہیں. میں تو پاکستانیوں کی آپ کو بات کروں، جو لیجٹیمیٹ پاکستانیز ہیں جن کو کاؤنٹ کیا ہے ہمارے پاپولیشن کاؤنٹ نے، وہ افراد جو ہیں 24 کروڑ اور 66 لاکھ ہیں. اور جو ہمارے پاس نادرا کے نیٹ ورک میں جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ 20 کروڑ اور 64 لاکھ ہیں. تو 16.5% کا تقریباً گیپ یہ پاکستان کے اندر ہے. یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو آپ کی ایک اکنامک پیرامڈ، یعنی جو ایک معاشی ڈھانچہ ہے، اس میں یہ غریب ترین سطح کے لوگ ہوتے ہیں جو رجسٹر نہیں ہو پاتے، اور چونکہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے تو حکومت کی کوئی سہولت اویل نہیں کر سکتے. اس میں زیادہ تشویش کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ خواتین کی جو تعداد ہے، جو تناسب ہے نان رجسٹرڈ پاپولیشن کے اندر، وہ زیادہ ہے. اور اگر BISP پروگرام نہ ہوتا تو یہ صورتحال اس سے زیادہ تشویشناک تھی. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خواتین ہاؤس ہولڈ کا سربراہ بنا کے کافی مدد کی ہے، اور اس سے خواتین کی رجسٹریشن میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز صاحب، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین، آج کے دن کے توسط سے، یعنی کہ عالمی دن کے توسط سے، آج پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک پیغام ہمیں ملا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے دن ہم معاشرے میں شناخت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. شناخت کا تعلق محض پہچان سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہم جہتی اصلاح ہے جس سے معاشرے کے ہر فرد کو قومی فیصلوں میں اپنی نمائندگی اور ضروری خدمات تک رسائی ملتی ہے. بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. یعنی وہ لوگ جو مطلب اپنی شناخت نہیں کروا سکے ہیں یا اپروچ نہیں کیا ہے، جس طرح شہباز صاحب نے کہا کہ خواتین کی بہت بڑی فگر ہے، تو ان کو یقیناً اپنے آپ کو اپنا اندراج کروانا چاہیے تاکہ وہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان تک پہنچ سکے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.